नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें लगभग 40 वीडियोस आएंगे और एक चैप्टर की एक वीडियो होगी। मैं आपको बता दूं कि मैं लक्ष्मीकांत के नोट्स जो हैं, लक्ष्मीकांत बुक जो है उसके नोट्स को फॉलो करूँगा और हमें डेली एक वीडियो जो है एक चैप्टर से डालनी होगी ताकि हमारा सिलेबस जो है टाइमली कवर हो जाए। ये वीडियोस जो हैं 25 मिनट्स तक रहा करेंगी, तो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है लेकिन इसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज मैं बता दूं कि हम डिस्कस करेंगे इसमें रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर, 1858 का एक्ट, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। 1947 से पहले पहले जो भी एक्ट्स थे, जो भी कंपनी ने चीज़ें की थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उन सारी को हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। देखो, सबसे पहले क्या था, आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 AD में महारानी एलिजाबेथ के चार्टर एक्ट द्वारा भारत आई। ठीक है, और उसके बाद पता है आपको कि प्लासी की लड़ाई हुई, उसके बाद बंगाल की लड़ाई हुई और इसमें 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और राजस्व अधिकार कंपनी को मिल गए। उसके बाद देखो 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने शासन जो था वो अपने हाथ में ले लिया। और जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो उसके बाद संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। और देखो, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। M.N. रॉय, जो कि भारतीय साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, इन्होंने सुझाव दिया था 1934 में। इसी सुझाव को अमल में लाने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, M.N. रॉय थे ये, भारतीय साम्यवाद के प्रणेता, साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता, और इन्होंने सुझाव दिया था 1934 में और 46 में संविधान सभा का गठन हुआ था इसी सुझाव के ऊपर। ठीक है, तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को संविधान बन गया था। ठीक है, अब बात करें हम शुरू से लेके एंड तक डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट एक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। देखो, सबसे पहले 1773 टू 1858 यहाँ तक क्या था, कंपनी का शासन रहा। ठीक है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट ने कंपनी के कार्यों को नियमित किया और नियंत्रित किया। ठीक है, पहले तो अपनी मर्जी से अंग्रेज जो थे, कंपनी जो थी वो काम करती थी, लेकिन इससे नियमित हो गए और नियंत्रित हो गए इनके कार्य कंपनी के। आगे देखते हैं। देखो, इस एक्ट से पहली बार कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता मिल गई और भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। किस एक्ट ने? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस एक्ट की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या थी? तो देखो, बंगाल का गवर्नर जो था वो अब गवर्नर जनरल बन गया। समझाई बात? पहले गवर्नर होता था, उसके बाद अब उसको गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। सॉरी। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और सबसे पहला जो गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, गवर्नर जनरल। समझो भाई, गवर्नर कौन था पहला? क्लाइव। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जब कंपनी का शासन शुरू हो गया। अब देखो, बम्बई और मद्रास, इसके जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में आ गए और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर ही 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, जिसमें 3 जज थे और 1 चीफ जस्टिस था। आगे हम बात करें तो इसके तहत कंपनी के व्यापारियों को पर निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से कोई रिश्वत या कोई गिफ्ट लेना प्रतिबंधित कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार का कोड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और ज़्यादा मजबूत हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो 1784 में आया।
हुआ क्या, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बहुत सी कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक संशोधित एक्ट पारित किया। और उसके बाद हाँ, इस एक्ट को क्या कहा गया, इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया था। ठीक है। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो बना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हुआ क्या, इस एक्ट में जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक जो कार्य थे उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया और द्वैध शासन ये आरंभ हुआ। ठीक है। और इसकी निदेशक मंडल जो था उसको वाणिज्यिक मामलों के अधीन अधीक्षण की अनुमति मिल गई। देखो, इसके बाद ये जो बोर्ड था इसको जितने भी सैन्य, सरकारी या राजस्व अधिकार थे उनको नियंत्रण करने का अधिकार मिला। ठीक है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के अधीन जितना भी क्षेत्र था उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। जो सरकार थी ब्रिटिश की उसके कंट्रोल में आ गई कंपनी अब, इस एक्ट से, पिट्स इंडिया एक्ट से। ठीक है। कब हुआ था, 1784 में। उसके बाद देखो, चार्टर जो इम्पोर्टेंट चार्टर था वो था 1833 का। ठीक है। इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है। अब देखो, इसने सर्वप्रथम ब्रिटिश अधीन संपूर्ण क्षेत्र पर सरकार बना ली। जितना भी जो ब्रिटिश अधीन क्षेत्र था उसके ऊपर सरकार बना दी। और विलियम बेंटिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल बना। मतलब पहले मैंने गवर्नर जनरल की बात की, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, अभी जो है भारत के गवर्नर जनरल की बात हो रही है। अब देखो, विलियम बेंटिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल बना और बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को की विधायी शक्ति जो थी वो छीन ली गई। गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत की विधायी शक्ति दी गई। इसके द्वारा पुराने कानूनों को नियामक और नए कानूनों को एक्ट कहा गया। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन जो था वो इसी एक्ट ने किया था, इसी चार्टर ने किया था 1833 का। ठीक है। लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रेशर बनाया और ये जो प्रावधान था इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं हम 1853 के चार्टर की। तो ये अंतिम चार्टर था जिसको ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, देखो इसमें डिस्कस कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, इसने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और परिषद में 6 पार्षद जोड़े और उन्हें विधान पार्षद कहा। परिषद की छोटी सी शाखा ने संसद की तरह कार्य किया। ये जो परिषद थी इसकी एक छोटी सी शाखा थी जिसने संसद की तरह कार्य किया। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सिविल सेवा भर्ती एवं चयन की खुली प्रतियोगिता जो थी उसकी व्यवस्था की और उसका शुभारंभ भी किया। ठीक है। पहले क्या था, बात हुई थी लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया था। लेकिन 1853 का जो चार्टर था उसके द्वारा जो था सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता और व्यवस्था शुरू हो गई, शुभारंभ हो गया इसका। ठीक है। 1854 में इसी संबंध में मैकार्ले समिति गठित हुई थी। तो क्यों गठित हुई थी मैकार्ले समिति? सिविल सेवा के लिए। ठीक है। इसने भारतीय राज्य क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के कब्जे में किया। इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। तो ये थी बात, यहाँ तक जो कंपनी के अंडर रूल था वो यहाँ तक था। उसके बाद आपको पता है 1587 में विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह। उसके बाद कंपनी ने अपने कंट्रोल में कंपनी का जो शासन था उसको ब्रिटिश संसद ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब भारत का रूल जो था वो क्राउन के अंडर आ गया, ताज का शासन बोल सकते हैं। ये कब से कब तक रहा? तो 1858 से 1947 आज़ादी तक ये शासन रहा क्राउन का। ठीक है। तो 1858 इंडियन रूल एक्ट जो है इसमें क्या था सॉरी, ये एक्ट 1857 के विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद बनाया गया। इसने भारतीय शासन को अच्छा
बनाया, इसलिए इसे भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाला भी कहा जाता है। किसको? इंडियन रूल एक्ट 1858। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और इसने गवर्नरों और उनके क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियाँ ब्रिटिश ताज को दे दी। आगे बात करें हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की, तो इसके तहत भारत का शासन जो था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और इस तरह गवर्नर जनरल जो था वायसराय बन गया। देखो 1850 एक्ट, जब क्राउन के अंडर आ गया शासन तो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा। अब बात करें हम वायसराय की, तो वायसराय ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अभी अभी मैंने आपको बताया प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, कमेंट करके बताइए अगर आपको याद है तो। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर द्वैत शासन का अंत कर दिया। ठीक है, द्वैत शासन का अंत भी इसी एक्ट से हुआ। इसने भारत सचिव पद का निर्माण किया। ठीक है, और इसमें संपूर्ण भारत के शासन की शक्ति थी। किसमें? भारत का सचिव। ये सचिव जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। सचिव की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई, एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 15 सदस्य थे और इसका अध्यक्ष जो था वो सचिव ही था। ठीक है, इसके तहत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी जिसे भारत वो इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, लेकिन इसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और नियंत्रण हो सके। इसने प्रचलित जो शासन प्रणाली थी उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। आगे हम बात करें तो 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद ब्रिटिश संसद ने ये महसूस किया कि भारतीय शासन में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता है। अतः ब्रिटिश संसद ने 3 नए एक्ट बनाए। एक बनाया 1861 में, फिर 1892 में, फिर 1909 में। इनमें 1861 का भारतीय परिषद एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था भारतीय संविधान और राजनीतिक इतिहास में। इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसने कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया। इसके द्वारा वायसराय भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था, जैसे अभी गवर्नर करते हैं ना, उसी तरह से। तो कैनिंग ने 1862 में एक्ट बना, 61 में 62 में क्या किया कैनिंग ने? पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले किसको मनोनीत किया गया था? तो इसने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को भारतीय शक्तियों इसने मुंबई वो मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियां लौटा दी और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया। इसमें बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों की यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का गठन किया। इसने वायसराय परिषद के कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। इसके तहत वायसराय परिषद के जो सदस्य थे उनके अधीन एक या अधिक विभाग हो सकते थे। इसने वायसराय को बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ठीक है, मतलब काउंसिल की कोई जांच जरूरी नहीं थी, वायसराय अपनी मर्जी से कोई अध्यादेश जारी कर सकता था। उसके बाद बात करें हम 1892 एक्ट की, तो इसमें क्या था? इसके तहत केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और विधान परिषदों के कार्यों जैसे कि बजट पर बहस और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देना, ये कार्य इसने बनाए, इनमें वृद्धि की। वायसराय के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति दी। जो वायसराय था उसको गैर सरकारी सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। अब बात करते हैं हम 1909 के एक्ट की, जिसको मार्लेमेंटो एक्ट भी बोला जाता है। तो इसने मार्लेमेंटो एक्ट जो था इसको मार्लेमेंटो सुधार नाम से भी जाना जाता है
उस समय लॉर्ड मार्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया था कि मार्ले कौन थे, भारत के सचिव थे या वाइस राय थे। तो मार्ले जो थे वो सचिव थे और मिंटो जो थे वो वाइस राय थे। आप ऐसे रख सकते हैं कि हम इंडियन हैं तो हम इंडियन पहले बोलेंगे, इंग्लैंड बाद में बोलेंगे, ठीक है। तो सचिव कहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था, ठीक है। और वाइस राय जो था वो भारत का शासन चलाता था। अब देखिए आगे, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि की और केंद्रीय परिषद के सदस्य जो थे वो 16 से 60 हो गए अब। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी। इसने परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया, अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो है इसने ऐड की। इसके तहत पहली बार, हाँ ये पहली बार जो चीज़ हुई है ये तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है अपने आप में, भारतीय वायसराय और गवर्नर परिषद के लिए एक एसोसिएशन का प्रावधान किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यपालिका के प्रथम सदस्य बने थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक विधि सदस्य थे, तो याद रखना है आपने। वायसराय की काउंसिल में पहले इलेक्ट होने वाले सदस्य कौन से थे, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसने ये जो एक्ट था इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कौन है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, तो लॉर्ड मिंटो। आगे आता है इंडियन रूल एक्ट या भारत शासन अधिनियम, हिंदी में बोलते हैं, 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप में उत्तरदायी सरकार बनाना है। ये चाहते थे मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है एक उत्तरदायी सरकार बने ये, लेकिन ये पहली बार जो था ब्रिटिश सरकार ने कब घोषित किया था, 1919 के एक्ट में। अब देखो क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बना जो 1921 में लागू हुआ। इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। कौन से एक्ट को, 1919 के एक्ट को, भारत शासन एक्ट 1921। और उस समय मॉन्टेग भारत के सचिव और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे। अब इस एक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय और प्रांतीय सूची की पहचान कर इन्हें अलग करके राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। उसके साथ में विधान परिषदों को अपने अपने क्षेत्रों पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया। सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही रहा। प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित दो भागों में बांटा गया, जिस तरह से अभी हैं, ठीक है। हस्तांतर जो विषय थे उन पर गवर्नर का शासन उन मंत्रियों की सहायता से होता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे, और आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। आगे बात करें तो शासन की इस व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया जो काफ़ी हद तक असफल रही, ठीक है। हाँ ये इम्पोर्टेंट चीज़, इसने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था इनको आरंभ किया। किस एक्ट ने, 1919 के एक्ट ने, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना भी आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। इसने संपत्ति, शिक्षा इत्यादि के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया। हाँ, संपत्ति, शिक्षा और टैक्स। लंदन में भारत के उच्चायुक्त पद का गठन किया 1919 के एक्ट ने। इसने 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया। 1926 ये जो एक्ट है इसने, ठीक है, इसने वैधानिक आयोग का भी गठन किया था। उसके बाद बात आती है साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन जो था, देखो इसकी स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नवंबर 1927 में नए संविधान की स्थिति का पता लगाने के लिए, क्वेश्चन आता है ये कि क्यों गठन हुआ था इसका, तो नए संविधान की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में
7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा हुई। नवंबर 1927 में हुई थी घोषणा, ठीक है। और आयोग के सभी सदस्य जो थे ब्रिटिश थे। इस आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उसने सिफारिशें की कि द्वैध शासन प्रणाली हो, राज्यों में सरकारों का विस्तार हो, ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना हो, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखने की भी इसने सिफारिश की थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत व भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन भी किए और एक श्वेत पत्र तैयार किया। उसके बाद बात आती है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। तो ब्रिटिश पीएम थे उस टाइम एटली। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एटली जो थे वो थे भारत को आज़ाद करने की घोषणा करने वाले। मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया कि 1946 की गठित संविधान सभा द्वारा गठित संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की और इसे स्वीकार कर लिया गया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर लागू भी कर दिया इसको। करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ब्रिटिश राज समाप्त हो गया, इससे भारत स्वतंत्र हो गया और संप्रभु राष्ट्र बना भारत। 2 राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। वायसराय के स्थान पर गवर्नर जनरल पद बना। इंडिया में गवर्नर जनरल पद जो था वो बना था और इनकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज को करनी थी। दोनों राष्ट्रों को नए कानून संविधान बनाने और समाप्त करने की शक्ति मिली। ब्रिटेन में भारत सचिव पद जो था उसको समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों की संप्रभुता समाप्त और आदिवासी समझौतों पर ब्रिटिश नियंत्रण ये भी समाप्त हो गया। उसके बाद बात करें तो रियासतें जो थी उनको स्वतंत्र कर दिया गया नया संविधान बनने तक। 1935 का जो एक्ट था उसको सरकार को चलाने का अधिकार दे दिया, उसके द्वारा शासन का अधिकार दिया गया था सरकार को। और भारत का सम्राट उपाधि जो थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि को दोनों राज्य भारत व पाकिस्तान का निर्माण किया गया। माउंटबेटन डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। देखो हमारे आज़ाद हो गया देश लेकिन माउंटबेटन को ही रखा गया गवर्नर जनरल। हाँ, तो इस तरह से ये लेसन कंप्लीट होता है। इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मुग़ल बादशाह शाह आलम था जिसने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय के बाद कंपनी को दीवानी अधिकार दिए, ठीक है। तो कौन सा बादशाह था? शाह आलम। इसे ब्रिटिश संसद के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा पुनः स्थापित किया गया। उस समय कंपनी की 2 सिविल सेवाएं उच्च और निम्न थी। बजट की व्यवस्था ब्रिटिश कालीन भारत में 1860 से हुई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1860 से। भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही संस्तुति मिल गई और 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो 2 राज्यों के बीच सीमा रेडिक्लिफ खींची, ठीक है। रेडिक्लिफ जो थे इसको खींचने वाले थे, इन्हीं के नाम के ऊपर इस रेखा का नाम है। पाक में पंजाब पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र और असम का सिलहट जिला ये शामिल किए गए थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप यहाँ से आपको ज़रूर कुछ जानने को मिला होगा। ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ होगा चैप्टर, लेकिन इसमें हमने जितने भी जो प्री इंडिपेंडेंस, प्री फ्रीडम जितने भी एक्ट थे उन सभी को कवर किया। मैं बता दूं आपको कि हम जल्द ही इस को कवर कर लेंगे।
पॉलिटी के सिलेबस को अगस्त तक हमारा टारगेट है। डेली एक चैप्टर की वीडियो मैं बनाऊंगा, तो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बने रहिएगा चैनल के साथ, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके उनमें शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू।